और सरबजीत की बेटी थी, स्वप्न थी। मैं नहीं जानता था किसी को। आके बैठे हमारे कैबिन में बात की और मुझे कहने लगे कि हम जो है एक फिल्म बनाना चाहते हैं अपने भाई के ऊपर। मैंने पूछा जी कौन है आपका भाई? कहते सरबजीत। अपने सीनियर से बात की और उनसे पूछा कि सर ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम पंजाबी फिल्म कोई नहीं बना रहे। आपके घर में परिवार है? मैंने कहा हाँ बहन जी सब है, माता पिता भाई बहन बच्चे सब है। कहता बस आशीर्वाद दे के जाती हूँ कि कोई आपसे बिछड़े ना। एक लाइन में उन्होंने अपना सारा दर्द कह दिया। ये एक बहन की कहानी है, एक बहन के दर्द की कहानी है जो आज 18 सालों से अपने भाई को रिहा करवाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का जीवन लेकर आए हैं जिनकी कहानी खुद संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। यह शख्स है राजेश बेरी, जिनका नाम मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और साहित्य जगत में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने कहाँ गया मेरा वीर जैसी किताब लिखी, जो पाकिस्तान की जेल में सालों तक यातना सहने वाले भारतीय भाई की कहानी है। इस किताब से प्रेरित होकर बनी फिल्म सरबजीत ने हर दिल को छुआ। इसके अलावा सीपी वोहरा पर लिखी उनकी किताब ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही की अनकही कहानी को उजागर किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस जमाने में बहुत सारे युवा, बहुत सारे युवतियां, बहुत सारे लोग नौकरी पाने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, रोजगार पाने के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में किसी व्यक्ति का, किसी युवा का एक ऐसी स्थापित नौकरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो और सबसे शानदार विभागों में विभाग रेलवे विभाग में नौकरी हो, जी हाँ, तकनीकी अभियंता के रूप में नौकरी हो, जिसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही हो, उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दे कोई कि उसे जो लक्ष्य चाहिए था, जो मंजिल चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं आवाज़ दे रही थी, बुला रही थी और उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। पैसा चाहे कितना भी कमा रहा हो व्यक्ति, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी लगी रही। और ये बात आप लोगों को जानकर आज हैरानी होगी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे कि मैं जिस शख्स से आज आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूँ, मिलवाने जा रहा हूँ, उनके जीवन की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने अपने पैशन, अपने उन ख्वाबों को बुनने के लिए अपने स्थापित, बिल्कुल व्यवस्थित, पढ़ लिख के जिस नौकरी को प्राप्त किए थे, उस नौकरी को उन्होंने छोड़ देना वाजिब समझा, क्योंकि वो उसमें बाधा बन रही थी उनके मकसद तक पहुँचने में। और वो नाम है राजेश बेरी साहब। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी एक किताब जो अभी इमरान चाचा आई है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मैं आपके माध्यम से इस किताब को लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, ये इमरान चाचा। सर, इस बारे में हम लोग खूब डिटेल बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे आज सर से। और चूंकि आपको परिचय बता दूं सर का थोड़ा, राजेश बेरी साहब किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है। आप लोग एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं आज किस विरासत, किस धरोहर के पास बैठा हूँ। यकीनन दोस्तों, आप लोगों को बताया कि सावधान इंडिया कौन नहीं देखा होगा। उस सावधान इंडिया का लगभग 1000 से ज़्यादा एपिसोड लिखने वाले राजेश बेरी साहब हैं। यानी एक ऐसे कहानीकार, एक ऐसे तमाम स्क्रिप्ट राइटर और कंटेंट क्रिएटर, ऐसे कितने उपमा दिए जा सकते हैं सर को, इस बात का आपको अभी आगे बातों में जानकारी होगी। और कितनी फिल्मों की एक फिल्म आप जिसे सुने होंगे, सरबजीत, एक ऐसी कहानी जिस पर हम खुल के बात करेंगे। आज आप लोगों को मैं बहुत बड़ी एक ऐसी हस्ती से मिलवा रहा हूं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक स्थान रखते हैं, और इमरान चाचा के बारे में जो किताब अभी सर की आई है उस बारे में भी बात करेंगे। सर, कैसे जर्नी शुरू हुई, कहाँ से आपकी? देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जर्नी जो शुरू हुई थी वो हम रेलवे में नौकरी करते थे जी। हम दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग करके आए थे और रेलवे में जॉब लगी थी। जैसे आपने कहा कि वो समय था, वो ज़माना था 80-90 के दशक का जी।
जब हर माता पिता ये चाहते थे कि उनके बेटे की जो नौकरी है वो सरकारी हो। जी। और हमारे पिताजी रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे, तो वो भी चाहते थे कि हम इंजीनियरिंग करके किसी सरकारी महकमे में नौकरी करें। हाँ जी। तो उस वक्त ना, जैसे आजकल हम बच्चों को जैसे ऑप्शन देते हैं, बेटा क्या करना चाहते हो, उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होता था कि आप क्या बनना चाहते हो। हाँ। और ना ही एक बच्चे के अंदर उसको खुद को समझ आता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। जी। बस वो कुछ लक्षण होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो धीरे धीरे अगर कोई पहचान ले उसको तो वो उस राह पर चल पड़ता है। पर मुझे थोड़ा समय लग गया। अच्छा। मैंने तकरीबन 15-16 साल रेलवे की नौकरी की। उसी दौरान मैं खुद ही नाटक लिखता था, उनमें एक्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी करता था। तो वो रेलवे के नाटक होते थे। अच्छा। पर उसमें एक जो हमारे मित्र थे, हमारे दोस्त, हमारे साथी जितने थे, वो थोड़ा थोड़ा हमको पहचानते थे। अच्छा। कहते यार तुम्हारे अंदर वो कला है कि लिखने की, आप ज़रूर लिखा कीजिए, अच्छा लिखते हैं। और उस समय सिर्फ एक ही माध्यम होता था, फिल्में। जी। टेलीविज़न भी दूरदर्शन ही होता था, जो बहुत कम लोग ऐसे कार्यक्रमों को, जैसे सीरियल्स को कह लें, आप देखते थे। एक हम लोग आता था, जी। वो बुनियाद और महाभारत, रामायण, ये 4-5 सीरियल ही थे जो उस वक्त आते थे। तो लिखने के लिए माध्यम सिर्फ फिल्म था, जो हमारे लिए पहुंचना बहुत ही कठिन और मुश्किल था। पर धीरे धीरे फिर हमने कविताएं कहनी शुरू की, हमने कविताएं भी कहीं। तो उस दौरान मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि एक रेलवे में हमारा एक कवि सम्मेलन हुआ, जहाँ बड़े बड़े कवि आए। अच्छा। जिसमें बड़े बड़े पुराने कवि थे, सुरेश काबरा जी थे, एकता शबनम थी, रविंद्र जैन जी थे, शैल चतुर्वेदी जी थे। तो मुझे बड़े एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके बीच बैठ के एक कविता कह पाया। अच्छा। और बस उसके बाद शैल जी ने ये देखा, यार ये बच्चा तो यार काफ़ी गुणी लगता है। तो जी। उन्होंने हमसे बोला तुम रेलवे में क्या कर रहे हो, रेलवे छोड़ दो। अरे हमने कहा सर जी जाने दीजिए, रेलवे की नौकरी मिली है, कितनी मुश्किलों से मिली है, हाँ। और अभी तो परिवार है, बच्चे। कहते नहीं राजेश, तुम्हारे हम तुमको कहीं और देख रहे हैं। हाँ, हाँ। खैर पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा था, क्या पहचाना था। शैल चतुर्वेदी जी बड़े विख्यात कवि हुआ करते थे उन दिनों। जी जी। बहुत बहुत विख्यात कवि थे, मतलब उनका हम फ़ैन थे। बचपन में उनकी बड़ी कविताएं सुनते थे। और हाँ। वो जो चल गई, जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी उनकी, जी। तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था मैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप छोड़िए। अच्छा। तो धीरे धीरे दिमाग में बात बैठ गई। लेकिन रेलवे की नौकरी भी करते थे, लिखते भी थे, पर हमको इतना लिखना आता नहीं था। लिखना मतलब प्रोफेशनल राइटिंग जिसको आप बोलते हाँ, हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होती थी। हाँ, पन्ने भर लेते थे, कहानी अपने मर्जी से कह लेते थे, हाँ, जी जी। तो कविताएं कह लेते थे। फिर उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई मिस्टर विजय सदाना जी से। फिर उन्होंने प्यार चुकता नहीं, एक लड़का एक लड़की, ऐसी कई फिल्मों का निर्देशन किया था, लिखी भी थी। तो मौका मिला उनकी शागिर्दी करने का। वहाँ से हमने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया, सीखा कि उस कैसे। टाइम नौकरी छोड़ चुके थे या नहीं। फिर पहले ही? जी, नहीं मिल गए थे। मैं देखिए, कोई भी मैं चीज़ हमेशा कहता हूँ कि कोई भी मंजिल जो है या कोई भी कार्य आप करने जाते हो, जब तक आपके अंदर जुनून ना हो अच्छा जी। और सच्ची लगन ना हो, मेहनत ना हो, तब तक वो मिलता नहीं है। बिल्कुल। मैं सुबह नौकरी करता था, शाम को 5 बजे के बाद फिर मैं पैदल लोखंडवाला जाता था उनके घर पे। अच्छा। रात को 10-10, 11-11 बजे तक उनके साथ रहता था, 12 बजे घर आता था, फिर सुबह नौकरी पे जाता था। हाँ हाँ, क्या बात। तो लेकिन वो एक जुनून था कि वो जो 4-5 घंटे मुझे मिलते थे, जी। उसमें मैं कुछ सीख सकूं। वाह, क्या बात है। तो बस उससे वो सीखते सीखते फिर हमने शुरू कर दिया लिखना। पहले रीजनल लिखते थे, फिर रीजनल लिखते लिखते फिर हमने काफ़ी कुछ हिंदी में लिखना शुरू किया। फिर अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। कहते हैं ना कि अगर आपकी दिशा सही हो, आपका मन के अंदर अगर सच्चाई हो, लगन सच्ची हो, तो रास्ते मिलते चले जाते हैं। फिर हमको लोग मिलते चले गए और हमने लिखना शुरू कर दिया। जी। सर आपकी जो बहुत सारी जैसे जो शुरुआत यहाँ पे हुई, तो कौन से सीरियल या टीवी शो या फिर फिल्मों से कौन कौन से शुरू की? देखिए, मैं जो अगर मैं कहूँ एकदम सक्रिय हुआ जो टेलीविज़न जी। लेखन में, वो पहले तो 98-99 की बात है। जो मैं रीजनल चैनल आते थे, जैसे गुर्जरी गुजराती का और लश्कारा पंजाबी का, अच्छा। उनके लिए कई सीरियल लिखता था। तो वो पार्ट टाइम जैसा टाइप होता था। और उसके बाद जो पहला शो मुझे मिला वो था शगुन, जू टीवी का जो चल रहा था। वो शगुन भी इसलिए मिला था क्योंकि मेरा जो सीरियल था भाभी, वो मैं डिज़ाइन कर रहा था, वो लिख रहा था।
अच्छा। तो उस दौरान फिर जो यूटीवी की ओनर थी ज़रीना जी, उन्होंने मुझे देखा और शगुन के अंदर मेरी एंट्री हुई। तो पहली बार मैंने प्रोफेशनल सीरियल लिखे थे लास्ट के एपिसोड से। जी। फिर भाभी लिखा। सो भाभी के लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। अरे वाह! क्या हाँ, भाभी के कुछ 1400 एपिसोड थे उस समय, जो मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और लिरिक्स सब एक साथ अकेले लिखे थे विदाउट एनी असिस्टेंट, क्योंकि असिस्टेंट का तो चलन उस वक्त इतना होता नहीं था। जी, जी, जी। क्योंकि और मैं उस दौर से लिख रहा हूँ जब हम हाथ से कलम से लिखा करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब ये समझ लीजिए मैंने वो 2000 के आसपास वो सीरियल लिखना शुरू किया था और 2007 या 8 तक चला था। 2004-5 के अंदर फिर कंप्यूटर आ गए थे, तो कंप्यूटर पे लिखना शुरू कर दिया था। जी, जी, जी। उसके बाद फिर बहुत से सीरियल स्टार प्लस के लिए लिखे, कहता है दिल, इंडिया कॉलिंग, कभी तो नज़र मिलाओ और क्या नाम है, संगम, और ऐसे कई कई सीरियल्स हैं, मैं नाम नहीं गिन पाता हूँ, तो याद नहीं रहते। तो ऐसे कई सीरियल्स जो लिखे, फिर उसके बाद सोनी के लिए लिखे, फिर कलर्स के लिए लिखे, फिर जी के लिए, दूरदर्शन के लिए, तकरीबन जितने भी उस समय प्राइम चैनल्स थे सबके लिए वो सीरियल्स लिखे। जी, 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 जी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सीरियल्स तो इतने लिखे हैं सर ने, इतनी स्टोरीज़ किया है कि सभी का नाम लेना संभव नहीं है यहाँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो सबसे ज़्यादा जो निष्ठा रही है, जो लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, वो इस तरह के जहाँ कमर्शियल सिनेमा लोग लिखते हैं या फिर ऐसे जो बहुत सारे काम शुरुआत में मिले, वो सबको आपने अंजाम दिया, काम किया। लेकिन फिर बाद में जो असली मतलब मकसद पाने वाली जो बात है ना, तो आपका बायोपिक लिखना, यानी लोगों की जीवनियाँ लिखना, उस जीवनियों के सिलसिले में सर क्या कहेंगे? कैसे ये आपको सूझा कि लोगों की पूरी जीवनियों को उकेरेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो लेखन होता है, जी, जो हम कहानियाँ लिखते हैं, जी, तो वो जी। कहानियाँ आती कहाँ से हैं? क्या? कहानियाँ पैदा कहाँ से होती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। हुँ, तो अगर मैं अपने आप को जज करता हूँ कि मैं कहाँ कहानी लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि माँ सरस्वती आती हैं और उनके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद मिला है, तो मैं लिखने के लायक हुआ हूँ। बाकी कहानियाँ जो आती हैं वो हमारे आसपास जितने लोग होते हैं, जो हालात होते हैं, उनसे पैदा होती हैं। जी, अगर मैं कहूँ कि हर कहानी एक बायोपिक होती है, जी, क्योंकि अगर आप सीरियल लिखते हैं तो उसमें किरदार लिखते हैं, जी। तो किरदार कौन से लिखते हैं? आपने कहीं किरदार देखा होता है, अरे चाचा चाची, मामा मामी, अड़ोस पड़ोस, ऐसे लोग देखते हैं, तो आप उनको ढालते हैं, तो ऑटोमेटिकली छोटी छोटी बायोपिक्स तो उनकी हो ही गई हैं। क्या बात है। तो होती तो बायोपिक्स ही हैं, क्योंकि हम प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कैरेक्टर्स को जो हमारे आसपास होते हैं उनसे। हाँ, ये है कि जो एक लेखक होता है वो, उसका दिमाग जो है उसी तरफ चलता है कि हाँ आज हम किस किरदार को देखें, उससे क्या इंस्पिरेशन लें, उसकी क्या कहानी दें। तो ये एक अच्छे लेखक की पहचान होती है, जी। तो वो हमने हर पल सीखा। बाकी बायोपिक जो रही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक मतलब ये तकरीबन 2013 की बात है होगी। जी। तो मैं यूटीवी के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे मैंने बताया। तो हमारी एक कंपनी थी आरबी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जो रोनी स्क्रूवाला जी के साथ में थी। मैं उसका चेयरमैन था कंपनी का। हमने बहुत से शो बनाए, तो हमको कहा गया कि आप टेलीविज़न शो बनाइए इस कंपनी के अंदर। जी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने कैबिन में बैठा था, तो कोई मुझे फ़ोन आया कि कोई लेडी हैं, पंजाब से आई हैं, दलबीर कौर नाम है उनका, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अच्छा। मैंने कहा बुलाइए। अब हैरानी की बात थी, मज़ेदार बात यह थी कि उनके साथ जो उस वक्त पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर थे अंसार बरनी, वो थे, और सरबजीत की बेटी थी स्वप्नदीप। मैं नहीं जानता था किसी को भी। आके बैठे हमारे कैबिन में, बात की और मुझे कहने लगे कि हम जो है एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं अपने भाई के ऊपर। मैंने पूछा जी कौन है आपका भाई? कहते सरबजीत। मैं बड़ा शर्मिंदा सा हुआ कि मुझे नहीं मालूम है इनके बारे में। मैंने कहा जी कौन है सरबजीत? तो बताया उन्होंने, ऐसे ऐसे गलती से बॉर्डर पार चले गए थे पाकिस्तान। मैंने कहा जी ठीक है, बढ़िया, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो जो फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान के थे वो भी बताने लगे, हमसे बात करने लगे। कहते राजेश ऐसा है कि ये देश दोनों, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आम आदमी फंसता है, तो इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो हमने बाहर निकल कर अपने सीनियर्स से बात की हाँ जी। और उनसे पूछा कि सर ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि अच्छा। अभी हम पंजाबी फ़िल्म कोई नहीं बना रहे। ओ। तो मैं अंदर गया। जी। अंदर जाके मैंने उनको हाथ जोड़े। मैंने कहा भाई जी माफ़ करना, मैं अभी तो हम ऐसी कोई फ़िल्म बना नहीं रहे हैं। जी। तो कह रही थी आप ही से लिखवानी है। मैंने कहा जो भी है, लेकिन अभी जितने भी हमारी मैनेजमेंट है वो नहीं चाह रही कि वो फ़िल्म बनाए। जी।
कहती अच्छा भाई साहब। उठ के दरवाजे तक गई और मुड़ के देखा मेरी तरफ और एक सवाल पूछा, आपके घर में परिवार है? मैंने कहा हाँ बहन जी सब है, माता पिता भाई बहन बच्चे सब है। कहता बस आशीर्वाद दे के जाती हूँ कि कोई आपसे बिछड़े ना। तो उस एक लाइन में उन्होंने अपना सारा दर्द कह दिया था, जो मैं शायद 1-1.5 घंटे की मीटिंग में नहीं समझ पाया, उस एक वाक्य में समझ गया। मैं उठकर गया, उनका हाथ पकड़ कर बिठाया और बोला बहन जी माफ़ करना, मैं आपके भाई की कहानी जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आपके अंदर जो बहन का छुपा हुआ एक दर्द है दिल में वो समझ ज़रूर गया हूँ। मैं ये फिल्म लिखूँगा। और वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई सरबजीत लिखने की। तो फिर मैं जाता था उनके गांव, तो बायोपिक की आप बात कर रहे हैं, तो बायोपिक में यानी कि किसी का असली कहानी जानना, उसके दिल के भाव जानने के लिए उस इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैं उनके गांव जाता रहा 2-3 साल, और जहाँ पर उनसे लोगों से मिलता था और लोगों से, उनके परिवार वालों से मिला, सबसे बातचीत पता चले, उनके परिवार वालों से मिला, फिर बातचीत हुई जी। तो वहाँ से जाके इस कहानी ने जन्म लिया सरबजीत। और बस उसके बाद फिर पिक्चर बन गई थी जी। पर डेफिनेटली बॉसेस की मर्ज़ी के खिलाफ जाके की थी तो थोड़े नाराज़ भी हुए। पर एक मन में एक बात थी कि ये कहानी जो है, ये बात जो है दुनिया के सामने आनी चाहिए। हम तो कहीं और भी काम कर लें, किसी और के साथ भी कर लेंगे, पर शायद उनको ये मौका नहीं मिलेगा। उनके साथ मैं बहुत घूमा, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मिला, उनकी बात पहुंचाई, उनकी कहानी सुनाई, और हर जगह जाकर मैं ये की बात समझाता था सबको कि ये एक किसी ऐसे कैदी की कहानी नहीं है जिसके ऊपर जिस पे कुछ एलिगेशन पड़े या कुछ ऐसी बात हो। ये एक बहन की कहानी है, एक बहन के दर्द की कहानी है, जो आज 18 सालों से अपने भाई को रिहा करवाने के लिए लड़ाई लड़ रही है जी। तो क्या हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते? मेरा तो सिर्फ इतना कहना था। और वहाँ से करते फिर मतलब मैंने UTV भी छोड़ दिया, और वो स्क्रिप्ट जो थी वैसे बस दिल से लगा के घूमता था कि मुझे यकीन था ये एक दिन ये पिक्चर बनेगी जी। और मतलब यहाँ अंधेरी में एक जगह है आदर्श नगर, वहाँ तक भी कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं जिसके पास मैं नहीं गया स्क्रिप्ट को लेकर। और लोगों को पसंद आती थी पर पैसा नहीं था। जब आप जानते हैं कि फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होता, पर मैंने हार नहीं मानी। बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के पास गया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास गया, फिर अंत में जी सुभाष घई जी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने एक ही बार सुनते ही बोला कि हम ये पिक्चर बनाएंगे। और उस वक्त मेरे ख्याल से सोनाक्षी जी रोल प्ले करने वाली थी, बच्चन साहब थे पिक्चर पे, बहुत कुछ हो गया था, हम बहुत खुश थे। पर शायद हालात कुछ उस समय ठीक नहीं बैठ रहे थे घई साहब के साथ, तो उन्होंने सारे प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिए थे, ये पिक्चर ड्रॉप हो गई थी। पर हम बैक टू स्क्वायर आ गए थे वहीं पर वही बात है कि जो इंस्पिरेशन, मैं बात पिक्चर बनाने की नहीं कर रहा हूँ आपके साथ जी, मैं बात कुछ हासिल करने की कर रहा हूँ। कि अगर वो कहानी मैंने लिखी थी, ये सोच के लिखी थी कि ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसे, हर कोई सोच रहा था सरबजीत की कहानी एक हारे हुए इंसान की कहानी है, कि नहीं, हारे हुए इंसान की कहानी नहीं, कहानी उस बहन की है जो जीतना चाहती है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो लड़ रही थी, और वही मेरी इंस्पिरेशन थी। और अगर वो 18 साल से अपने भाई को छुड़ाने के लिए लड़ रही, तो क्या मैं पिक्चर बनाने के लिए 2 साल में हार जाऊंगा? यही सोच के मैं स्क्रिप्ट के लिए घूमता रहा, और अंत में उमंग कुमार जी मिल गए जी, उनको पसंद आई, ऐश्वर्या राय जी को पसंद आ गई पिक्चर, रणदीप जी को पसंद आ गई, और फिर पिक्चर बहुत शानदार रही, बहुत चर्चा में रही, और जितना समय तक रही काफ़ी काबिल तारीफ़ रही। आज मैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो किताबें हैं CP वोहरा साहब की किताब जो है आपने लिखा है, द समिट विद इन फर्स्ट इंडियन सिविलियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। क्या बात है सर, इसके बारे में जो है कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली और जानकारी मिली कि ये पहले जो है मतलब पर्वतारोही हैं? लोग तो किसी और को जानते हैं,